पद्म भूषण बाबा साहब पुरंदरे स्मृति व्याख्यानमाला को आयोजित करने वाली समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, उनके सुपुत्र श्री अमृत पुरंदरे जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब यहाँ पुणे की धरती पर एकत्र हैं, जो महाराष्ट्र की बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी कही जा सकती है। महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्र के जीवन को अनुप्राणित करने वाले अनेक महापुरुषों की जन्म अथवा कर्म भूमि यहाँ रही। जैसा कि अभी पूर्ववर्ती वक्ता भी बता रहे थे, चाहे संत ज्ञानेश्वर हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी, और स्वतंत्रता संग्राम में अभूतपूर्व योगदान ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने वाले लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी, और फिर चाहे आज के उभरते हुए नए वैश्विक पटल के ऊपर उभरते हुए इस भारत में आईटी और इंडस्ट्री के एक बड़े सेंटर के रूप में उभरता हुआ पुणे हो। मुझे एक संयोग याद आता है, मैं पहली बार यहाँ आया था इस क्षेत्र में मई सन 2000 में। अगर आप लोगों को सबको ध्यान हो तो भारत का पहला एक्सप्रेसवे बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे बना था एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन मई 2000। उस समय नितिन गडकरी जी यहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और राजनाथ सिंह जी सेंटर में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और मैं उन्हीं के साथ आया था इनॉग्रेशन करने के लिए। तो जब पहली बार वो एक्सप्रेसवे देखा तो मेरे मन में भाव इसलिए आया कि हम लोग उसी साल अमेरिका गए थे, तो भारत में तो उस जमाने में एक्सप्रेसवे होते नहीं थे। तो हमारे जो फ्रेंड थे, साथ में एक जर्नलिस्ट था, उसने कहा भैया अपने यहाँ ऐसा कब होगा, शॉपिंग मॉल भी नहीं होते थे, एयरपोर्ट भी ऐसे थे जैसे बस अड्डे जैसे लगते थे। तो जब हम यहाँ आए और हमने देखा बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे का वो नया स्वरूप, तो हमें लगा कि अब 21वीं सदी में भारत जो प्रवेश कर रहा है, तो एक विकास का नया राजमार्ग उभरता दिख रहा है, और संयोग से वो भी राजमार्ग पुणे और मुंबई के बीच में उभरता हुआ दिख रहा था। परंतु आज का जो अवसर है, मैं कह सकता हूं कि यदि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की, भारतीय धर्म संस्कृति की, हिंदू स्वाभिमान की चेतना को जागृत करने का महान कार्य किया, तो उस जागृत चेतना के स्पंदन को जन जन तक पहुंचाने का महान कार्य बाबा साहब पुरंदरे जी ने किया। क्योंकि कृत्य कितना भी महान हो, यदि वह जन जन तक जन भाषा में, और जन भाषा ही में नहीं, एक रोचक रूप में जो हृदय स्पर्शी स्वरूप हो, उस रूप में यदि पहुंचाया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि यदि शिवाजी ने वह कर्म किया था, तो उस कर्म की उपासना पूरी करने का काम बाबा साहब पुरंदरे जी ने किया। और मुझे स्मरण आता है कि मैंने जानता राजा दिसंबर 2005 में पहली बार देखा था। मुंबई में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, रंग शारदा में, और ये उस दृष्टि से भी थोड़ी अलग प्रकार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, क्योंकि उसी में आदरणीय अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था और राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो सायंकाल प्रमोद महाजन जी ने जानता राजा का मंचन करवाया था, हम सब ने उसे देखा। तो मुझे वह भी एक अनुभूति हुई कि जिसने इसकी रचना की होगी, उन्होंने शिवाजी के जीवन और चरित्र को कितनी गहराई से अनुभव किया होगा, और वो गहराई ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो टाइम ट्रेवल करके वो उस कालखंड में चले गए हों और उन्होंने जाकर उस चीज का अनुभव किया हो। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि उनके विषय में पीएल देशपांडे जी ने लिखा
कि बाबा साहब पुरंदरे जी शिवाजी के बारे में रिसर्च और इन्वॉल्व होते होते इस सीमा तक इन्वॉल्व थे कि उन्होंने अपना एक अनुभव बताया। अब मैं यहाँ कोई पुणे के जो क्षेत्रीय स्थानों से उतना वाकिफ नहीं हूँ, किताब में लिखा था कि नवा पुल के नीचे से गुजरते हुए संभाजी पार्क की तरफ जा रहे थे और रास्ते में कांग्रेस भवन पड़ता है। जैसे ही कार वहां पे पहुंची, बाबा साहब ने एक स्टॉप पर उनको रोक के कहा रुको। उन्होंने कहा ये जो जगह देख रहे हो ना, जब छत्रपति शिवाजी महाराज लाल महल से शाइस्ता खां को दंड देने के बाद आए थे, तो मैंने पूरा रिसर्च करके देखा है, उनके घोड़े यहीं पर खड़े थे और यहीं से वो जाने में सफल हुए थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल करके कोई व्यक्ति इतना इन्वॉल्व हो जाए या उस चेतना को उतना एकाकार कर लें, तो ऐसे महानुभाव की स्मृति में व्याख्यान माला हो तो यह हमारे मन में भी अच्छी और सुखद स्मृतियों को आगे बढ़ाती है। अब जब मैंने जानता राजा देखा, तो अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो जहां पर वो समाप्त होता है, जब छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य का वर्णन किया जाता है, तो जो उसमें छंद बोला गया है वो शिवाजी के राज कवि कविराज भूषण का है। तो जब मैंने वो सुना तो मैंने कहा अरे ये तो हिंदी और अवधी भाषा में लिखा हुआ है और मराठी के सबसे प्रचलित नाट्य में है। तो आप यहीं से देखिए, एकता के सूत्र ढूंढने चाहिए तो एकता के सूत्र दिखेंगे, पृथकता के सूत्र देखना चाहिए तो पृथकता के सूत्र दिखेंगे। पर अफसोस यह है कि आज भारत में उस प्रकार की शक्तियां अधिक सक्रिय हैं जो विविधता के नाम पर पृथकता को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। और अब उसी आखिरी छंद को अगर आप देखें तो उससे उस विचार और विचारधारा का भी उत्तर मिलता है जो स्वातंत्र वीर सावरकर ने जिसका अधिष्ठान किया और उनके ऊपर आक्षेप लगाने का जो प्रयास होता है। और विशेषकर अगर आप देखें तो 1990 के बाद से वीर सावरकर जी के ऊपर बहुत तेजी के साथ बाएं हाथ से इतिहास लिखने वालों ने प्रहार करने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि उस विचार की स्वीकार, तो कहते थे ये हिंदुत्व शब्द क्या है, कुछ नहीं, ये हिंदू नेशनलिज्म, हिंदुत्व शब्द 100 साल पुराना है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा मान्यवर, अगर आप उस जानता राजा का अंतिम छंद देखें तो वो क्या कहलाता है, वो कहते हैं इंद्र जिमी जंभ पर। इसका अर्थ है इंद्र ने जो जिम्भासुर या वृत्तासुर को मारा था, बाणव सुवंभ पर, बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग को, उसके ऊपर जैसे समुंदर है। रावण सदंभ पर, अहंकारी रावण के ऊपर। रघुकुल राज है, भगवान राम का राज है। और शंभुरतिनाह पर, यानी भगवान शंकर रति के स्वामी कामदेव पर। जो सहस्रबाहु पर, राम द्विजराज है। सहस्रबाहु को द्विजराम यानी परशुराम ने जिस प्रकार मारा था। और उन्होंने कहा चीता मृग झुंड पर, यानी चीता हिरणों के झुंड पर। भूषण वितुंड पर, यानी हाथी के ऊपर शेर जैसे मृगराज है। आगे उन्होंने कहा कान्ह जिमी कंस पर, तो समझ में आ ही जाता है तेज तम अंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि तो आपने अर्थ समझा। अब वो जिस लय में गाया जाता है, उस लय को जब आप देखें तो ये अर्थ के साथ एक अलग स्पंदन भी उत्पन्न करता है। जब उसमें कहा जाता है, जब उसमें यह कहा जाता है कि इंद्र जिमी जंभ पर, बाणव सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। पवन वारी वहा पर, शंभुरतिनाह पर, ज्यों सहस्रबाहु पर, राम द्विजराज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। और कान्ह जिमी कंस पर, तेज तम अंश पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब ये बताइए, आजकल की युवा पीढ़ी को समझाया जाता है वो रिदम, रैप और ये नई नई चीजें देखिए। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बेहतर रिदम, इससे बेहतर, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, तथाकथित रैप आप जिससे कहते हैं, इससे सुंदर ध्वन्यात्मकता, इससे सुंदर शब्दों का समायोजन और इससे सुंदर राष्ट्रवाद की प्रेरणा कहीं देखने को मिलेगी क्या? तो ये हमारे लिए मनोविनोद का विषय ही नहीं है, मनोसंकल्प का विषय भी बनता है।
अब यहीं से मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा लास्ट में, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मुगल वंश के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, मगर आज दुर्भाग्य देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद आप इंडिया गेट के सर्किल पे जाके घूमिए तो बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, यानी औरंगजेब के पूरे खानदान के नाम के ऊपर रोड मिल जाएगी, जिसके के लिए यह कहा गया था, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के लोगों के नाम पे कहां है लुटियंस जोन में, और वो लोग आके दुहाई देते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा हिंदुत्व शब्द थोड़ा पुराना था, तो कविराज भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए क्या लिखा, उन्होंने कहा, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राख्यो, वेद धुन सूनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। अब ये हिंदुवानी क्या था? ये हिंदुत्व नहीं है क्या? हिंदुओं का तिलक रखा, ये हिंदुत्व नहीं है क्या? हिंदवी स्वराज्य क्या था? ये हिंदुत्व नहीं था क्या? और फिर आगे जाकर वह साम्राज्य हिंदू पद पादशाही के रूप में जाना गया, तो वो हिंदुत्व नहीं है क्या? सिर्फ अंतर यह है कि जिनको लगता है ये देश 75 साल पहले बना था, उन्हें लगता है कि हिंदुत्व भी 100 साल पहले बना था। इसलिए फिर एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य देखिए, जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वीएस नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर हुए, जिनको 2003 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने भारत के बारे में भी एक पुस्तक लिखी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा, भारत में एक अजीब प्रकार का इतिहास लिखाया जाता है। दुनिया में यदि दो राजाओं के बीच में कभी युद्ध हुआ, तो उस देश की जनता एक ही राजा को महान मानती है, चाहे वो जीता हो या हारा हो। कहा, यहां पर एक विचित्र इतिहास है। यहां पर युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, तो किताबों में अकबर ग्रेट है और जन जन के मन में महाराणा प्रताप ग्रेट है। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब का संघर्ष होता है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की धरती में जाकर देखिए तो छत्रपति शिवाजी ग्रेट हैं और किताबों में द ग्रेट मुगल लिखा रहता है। उन्होंने कहा, ऐसा विरोधाभास मुझे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वो लोग, अभी आपने देखा होगा ना न्यूज में कि ज्ञानव्यापी केस में चल रहे हैं कि नहीं, औरंगजेब ने कोई अत्याचार ही नहीं किए थे, उसने कोई मंदिर ही नहीं तोड़े थे, ये सब बातें गलत हैं, उस जमाने का कुछ लिखा नहीं मिलता, जबकि ऑफिशियल फरमान है। मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है कि किताब में लिखा है, किसी इतिहासकार ने कोट किया, एक है सरकारी फरमान, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे जियो इशू होता है ना, उस ढंग का। अब अगर हम ये कहें तो उसका भी उत्तर यहीं से मिलता है। शिवाजी महाराज के कवि भूषण ने औरंगजेब के लिए क्या लिखा उस जमाने में, 350 साल पहले? उन्होंने लिखा है, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देव देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान की ये माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अब आप सोचिए, वो तो कह रहे हैं कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, और इसी महाराष्ट्र की धरती से राज्यसभा में जाने वाले उनकी कब्र पे जाके कसीदे पढ़ के रहमतुल्लाह अल सलेह बोल रहे हैं। और यह भी एक संयोग था कि वो उस गठबंधन का नेतृत्व वो कर रहे थे जो अपने को वन एंड एक्सक्लूसिव ओनली कॉपीराइट होल्डर ऑफ शिवाजी विरासत मानते थे। तो ये भी अपने आप में एक विचित्र विडंबना थी जिसकी तरफ यह ध्यान दिया जाता है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि स्वातंत्र वीर सावरकर ने जो प्रेरणा ली थी वो शिवाजी और हिंदू पद पातशाही के उन मूल्यों से ली थी। महत्वपूर्ण बात क्या है? एक बार मुझसे कई बार लोग बात करते हैं कि साहब आप ये हिंदू स्टेट और हिंदू पद पातशाही जैसे वर्डों का प्रयोग उचित है क्या? एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं, जिस राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य था, जिस राज्य का नाम हिंदू पद पातशाही था, उसके मूल्य क्या थे कि कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानो यदि शिवाजी के सैनिकों के द्वारा पकड़ ली जाती है तो ससम्मान उसे वापस कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ वो विरासत है जिसमें शायद ही कोई ऐसा बादशाह रहा हो जिसके हरम में 100 से कम औरतें रही हों, जो जाकर जिस ढंग से अत्याचार करते थे कि उन्हें
सती होने पे मजबूर होना पड़ता था। कम से कम आप देख लीजिए, जिसको आप हिंदू पद पातशाही, हिंदवी स्वराज कहते हैं, उसके मूल्य और जिससे आप तुलना कर रहे हैं उसके मूल्य में क्या अंतर है। और आज भी देखिए ना, ISIS सेक्स स्लेव की बात करता है ना, तो जमीन आसमान का अंतर था उन मूल्यों में, जिन मूल्यों को लेकर शिवाजी आगे बढ़े और भारत बदलाव की तरफ आगे बढ़ा। वीर सावरकर जी ने जिन मूल्यों से प्रेरणा ली, उसमें मैंने जब बचपन में शाखा पे जाता था तो एक बात पढ़ी कि यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदू समाज में बुराइयां क्या हैं, आदमी धाड़ गिराना शुरू करेगा। छुआछूत है, अंधविश्वास है, सती है, जाति है, ये है, भेदभाव है, फलाना ढिमाका, अवैज्ञानिकता। अच्छाइयां क्या हैं? कहेगा जी हम बहुत उदार हैं, हम बहुत अहिंसा वाले हैं और हम बिल्कुल सबमिसिव हैं, हम सब, मतलब 2-3 के बाद तो ध्यान ही नहीं आता और 2-3 में भी सिर्फ यही ध्यान आता है। सावरकर जी ने अपने लिटरेचर में लिखा कि सद्गुण बहुत श्रेष्ठ चीज होती है, परंतु सद्गुण की अभिव्यक्ति पात्रता देखकर की जानी चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दिखा कि यदि कोई व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है, अचानक आपको वो कुछ उल्टा सीधा कहने लगे, तो आप उससे पूछते हैं क्या बात है भाई साहब, तो क्या हो गया, अचानक आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हैं। पर वहीं पर यदि कोई पशु आपको सामने से आकर आपकी तरफ कुछ आक्रामक होकर दौड़ने लगे, तो आप उसे पूछते नहीं है, तुरंत अपनी आत्मरक्षा में जो करना है वो करने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा हमने यही गलती की और उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि पृथ्वीराज चौहान ने एक नहीं अनेक बार मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया कि हम बंदी बनाने के बाद आक्रमण नहीं करते, पीठ पीछे भाग रहा है तो आक्रमण नहीं करते, तो उन्होंने कहा, और उसने एक मौका नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा ये सद्गुण था, परंतु इस सद्गुण के साथ जब सद्गुण अधिकता में हो जाता है, हमारे लिए वो सद्गुण है क्योंकि हम श्रेष्ठ मूल्यों का पालन कर रहे हैं, परंतु सामने वाला जिन मूल्यों का पालन कर रहा है उन मूल्यों के कारण वो एक सद्गुण विकृति का रूप ले लेता है। और कुछ ऐसा ही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ। हम उदारता की वह पराकाष्ठा दिखाते चले गए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम सत्य और अहिंसा की बात ही करते चले गए और उधर से डायरेक्ट एक्शन भी होता चला गया और हिंसक भी होता चला गया। तो यहां पर मुझे लगता है कि वीर सावरकर जी की दृष्टि जो उन्होंने बहुत पहले देखी थी, वो कहीं ना कहीं आगे जाकर यानी 1947 में आकर जो उनकी दृष्टि थी वो ज्यादा उचित और युक्ति संगत प्रतीत होती थी। वीर सावरकर जी भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर कहा। 1907 में जो लोग आज ये दावा करते हैं कि मैंने ही स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, मैं विनम्रता से उनसे पूछता हूं कि कांग्रेस का एक नेता बता दे जिसने 1907 से पहले कभी स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो। केवल म्यूटिनी, रिवोल्ट और सिपाही विद्रोह शब्द ही प्रयोग किया गया। यानी यदि ये कहा जाए कि स्वतंत्रता के भाव की पहली अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने का कार्य वीर सावरकर जी ने किया, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं पिछली बार जब आया था तो फर्गुसन कॉलेज में उनके उस कक्ष को देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और यह भी संयोग देखिए, इसी पुणे की धरती से लोकमान्य तिलक भी निकले जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की बात कही। जब उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात 1905 में कही तो लोगों ने कहा ये क्या बात है, अरे ये क्या बात कर रहे हैं। बात थी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस प्राप्त करने की, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से करने लगे। ये तो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट आइडिया है। लोग कहते थे अरे भाई अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता है, भगवान भी उनके साथ हैं, पूर्ण स्वराज्य की बात ही कल्पना से परे है। परंतु आप देखिए तिलक जी ने वह संकल्प लिया। डॉक्टर हेडगेवार ने 1920 में नागपुर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में पारित कराने का प्रयास किया, वो पारित नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना अलग मार्ग चुना और आखिर में जाकर 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जाके पारित किया। यानी यदि तिलक जी की बात और सावरकर जी का विचार समझ लिया होता तो 30 साल पहले ही वह परिस्थिति बन जाती जो परिस्थिति 1930 के बाद जाके बनी। और मैं यहां पर सावरकर जी ने किस प्रकार से चीजों को ऐसा रूप दिया जो
दूरगामी दृष्टि से भारत पर प्रभाव डालने वाला था और उनके ऊपर अनेक प्रकार के जो आक्षेप और आरोप लगाए जाते हैं उसके बारे में एक दो विचार आपसे व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। देखिए, यह कहा जाता है कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी थी, बहुत प्रचारित किया जाता है। अब आपको बताना चाहते हैं, वीर सावरकर जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पहले व्यक्ति थे जिसे 2 जन्मों का कारावास मिला। और 2 जन्मों का कारावास कब दिया गया? 1910 प्रोनाउंस किया गया। 1911 अप्रैल से उनका वह कारावास प्रारंभ हुआ। जब उनको जजमेंट सुनाया गया तो बाहर निकलते हुए उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे 2 जन्मों के अवधारणा को तो माना कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म भी होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 1910 में वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास सुनाया जाता है और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब आप सोचिए, जो कह रहे हैं स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे वो ब्रिटिश हुक्मरानों के पैरों के नीचे बैठे हुए थे, और जिसको ब्रिटिशर्स काला पानी में भेज रहे थे वो लड़ नहीं रहे थे। जो ब्रिटिश हुक्मरानों की फर्मा बरदारी और झंडा बरदारी कर रहे थे वो आंदोलन लड़ रहे थे। बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, ये तो सबको पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने की थी। मगर आप में से बहुतों को नहीं पता होगा कि पहले 25 साल में कांग्रेस में एक नहीं कई अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश सेक्रेटरीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1885 से 1910 तक, जिसमें विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये सब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और आप सोचिए कि वो वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार की बात कहने का प्रयास करते हैं। अब हम आते हैं उसके ऊपर। एक बार एक प्रश्न पूछा गया कि जिसको आप माफी की बात कहते हैं, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में एक बहुत बड़ा नाम था शचीन्द्रनाथ सान्याल, बंगाल के थे, और ये माना जाता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद उनको अपना गुरु मानते थे। वो जब जेल से बाहर निकले 1920 में, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, बंदी जीवन। उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि हम लोगों को तो छोड़ा गया है मगर सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है। उन्होंने उसमें कारण लिखा है कि ब्रिटिश सरकार को यह लगता है कि सावरकर जी के जेल में जाने के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग वो कुचलने में सफल हो गए थे। अब उन्हें डर है कि यदि ये बाहर आए तो ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में वह आंदोलन दोबारा खड़ा हो जाए। आप समझिए, जिससे ब्रिटिश सरकार को इतना डर था, वह व्यक्ति स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहा था, जिसका ब्रिटिश सरकार के साथ इतना मधुर संबंध था कि नेहरू जी 1923 में, आज से 100 साल पहले, नाभा जेल में गए थे और जेल में उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू जी ने वायसराय से बात करके 2 दिन के अंदर जेल में ही उनके लिए अच्छे रहने और खाने की व्यवस्था नहीं, यानी कुक खानसामे की भी व्यवस्था करवा दी थी। और जो माफी की बात करते हैं, मान्यवर, कभी आपने सुना है कि बगैर माफी मांगे माफी कर दी गई हो? नाभा की कोर्ट ने नेहरू जी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई दोपहर में, और शाम होते होते नाभा के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए सजा माफ कर दी। इतने सुंदर मधुर संबंध जिन लोगों के रहे, जिनके बारे में एक बड़े प्रसिद्ध शायर हुए अकबर इलाहाबादी। ये माना जाता है कि उन्होंने मोतीलाल जी और कांग्रेस के नेताओं के लिए ही यह लिखा था कि दिन में वो धरना प्रदर्शन करते थे कांग्रेस के खिलाफ और शाम को ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ डिनर करते थे। तो उनका बड़ा फेमस शेर है कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। तो इतने आराम के साथ जो रह रहे थे, जलवाए जलाल से जेल में रह रहे थे, वो लोग कहते हैं कि हमने सारा संघर्ष रचा था। वो वीर सावरकर जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने संघर्ष नहीं किया था। दुख की बात यह है कि यदि पूछा जाए कांग्रेस का कोई एक नेता है जो काला पानी गया हो कभी?
अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो उन्होंने, ये कहा जाता है, एक बार हमसे प्रश्न पूछा गया एक डिबेट में, स्वतंत्रता आंदोलन में किसका स्थान ज्यादा बड़ा, गांधी का या सावरकर का? अब थोड़ा टिकलिश क्वेश्चन है ना। हमने कहा जी ऐसा है, महात्मा गांधी ने 18 मई 1921 को यंग इंडिया के अपने संपादकीय में बाकायदा एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा कि सावरकर ब्रदर्स जो काम कर रहे हैं वो देशभक्ति से भरपूर काम कर रहे हैं। इनमें से एक विनायक सावरकर से मैं लंदन में मिला भी था। मेरी नजर में वो चतुर हैं, साहसी हैं और देशभक्त हैं। उन्होंने कहा भारत से बहुत अधिक प्यार करने के कारण वह काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। यदि न्यायपूर्ण व्यवस्था में वो होते तो किसी उच्च स्थान पर सुशोभित होते। और आगे की जो लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि द evil design in the British Empire he was having the capability to see it much before me। यानी ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पहले समझ लिया था और देख लिया था। अब मेरे विचार से इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः महात्मा गांधी जी की कलम से उसका उत्तर उपलब्ध है। इसके उपरांत यदि देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ वीर सावरकर जी ने सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य करने का प्रयास किया, समाज में अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत पहले यह कार्य शुरू किया था। बाबा साहब अंबेडकर से भी कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने यह विषय को शुरू कर दिया था। गणेश उत्सव में, उस जमाने में एक परंपरा थी कि जब गणेश उत्सव में भोज होता था तो जो भी लोग भोजन कर रहे होते थे तो कम से कम कोई एक ब्राह्मण वहां पे जरूर होना चाहिए था। इन्होंने यह व्यवस्था बनाई कि एक महार या वाल्मीकि समाज के व्यक्ति जरूर होने चाहिए। और फिर उस उत्सव में चाहे भजन करने वाले लोग हों, उसमें भी उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ में लिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनकी इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके इस प्रयास को कि जो आप अनटचेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, परंतु हिंदू समाज के साथ पूरे इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ अनटचेबिलिटी नहीं बल्कि इस कास्ट के सिस्टम को भी समाप्त करने की आवश्यकता है। और आप उस कुछ चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्होंने कि इस बात को समझकर प्रयास किया है। और ये डॉक्टर अंबेडकर के वर्क्स एंड स्पीचेस जो धनंजय कीर जी के द्वारा प्रकाशित है उसमें बाकायदा इसका उल्लेख है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वही जो बाबा साहब का विचार था, सावरकर जी उसी विचार को आगे बढ़ा रहे थे। तो एक तरफ वो राष्ट्रवाद के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, हर वर्ग को सम्मान मिले, उसके लिए भी आगे बढ़ रहे थे। अगर आज हम देखें, अब हम आज के कालखंड में आ जाएं, यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष पिछले वर्ष पूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह अमृत महोत्सव वर्ष नहीं समाप्त हुआ है, अब अगला 25 वर्ष का कालखंड जब हम 75 वर्ष से 100 वर्ष में पहुंचेंगे वो प्रारंभ हुआ है, जिसे उन्होंने अमृत काल कहा है। और इसमें सारा का सारा जो ध्येय है विगत 9 वर्षों से, वो मोदी जी की सरकार का क्या है? सबसे पहले उस गरीब वंचित व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धि सुनिश्चित कराना, वही जो सावरकर जी का और अंबेडकर जी का विचार था। 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिला, 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मिली, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य कवर मिला, सारे घरों को बिजली मिली, नल से जल 11 करोड़ घरों में पहुंचा। और इसी के साथ साथ सबको वो मूलभूत आवश्यकताएं सुनिश्चित कराने के बाद राष्ट्र का जो गौरव है, राष्ट्र की जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, उसको भी उतनी ही मजबूती से किया। यूं कहें कि जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद लंबे समय तक जिसे हम स्वराज्य कहते हैं, उस स्वराज्य में स्व का तत्व तो था ही नहीं। कुल मिलाकर हम लोग जो बचपन में गीत गाते थे, कहते थे उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये,
उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया। वही विचार जो 100 साल पहले सावरकर जी ने प्रतिपादित किया था, वो ही आज की डेट में चरितार्थ हो रहा है। अब मैं एक विषय और आपसे ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर जी के बारे में एक और कंजंक्टिंग पॉइंट आता है। वो क्या है कि जब सावरकर जी को गांधी जी की हत्या के मामले में आरोपी बना दिया गया, तो उनके वकील भूपटकर जी थे। उन्होंने इस बात का संस्मरण किया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे संपर्क किया और कहा कि क्या आप मुझसे मथुरा रोड पे आज मिल सकते हैं। ये वहां मिलने गए और एकांत में डॉक्टर अंबेडकर ने उनसे बात किया और कहा कि आपके क्लाइंट यानी सावरकर जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें बिना वजह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने पूछा कौन, नाम नहीं लिया उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट के कई सदस्य इस बात को लेकर खुश नहीं हैं जिस ढंग से ये किया जा रहा है, क्योंकि सबूत के नाम पर सिर्फ दिगंबर बड़गे का एक वक्तव्य था कि उसने ये कहा कि उसने एक डिस्टेंस से सुना कि जब सावरकर और नाथूराम गोडसे आपस में बात कर रहे थे तो चलते समय सावरकर ने उनसे मराठी भाषा में कहा, शायद उसको कहते हैं यशस्वी हो हुआ है, मतलब होकर आओ। अब यशस्वी हो इस आधार के ऊपर आपने कहा, यह मान लिया गया कि वो इसी संदर्भ में कहा गया है, ऐसा कोई सबूत टिक नहीं पाया। और इस बात का जो उल्लेख है वो मालगांवकर जी ने, मनोहर मालगांवकर जी ने अपनी पुस्तक में, जो मैकमिलन प्रेस लंदन से छपी है, 1975 में छपी है, उसमें उल्लेख किया। अगर किसी को इस पे आपत्ति हो तो वो इस बात पे जाकर सोचे कि क्या भाई मालगांवकर जी का तो कोई संघ से संबंध नहीं था, ना मैकमिलन प्रेस का कोई संघ से संबंध है। इसलिए आप ये समझिए, और फिर अगर किसको फिर भी लगता है कि साहब ये गलत है, ये तथ्य नहीं है, ये कहानी है, तो ये भी समझिए लाल किले का केस चलने के बाद फाइनल केस तब भी नहीं हुआ था, फिर वो पंजाब हाई कोर्ट में शिमला में केस चला है, उसके आगे की प्रोसीडिंग। जब शिमला में केस चला है तो फिर सरकार ने सावरकर जी को पुनः आरोपी क्यों नहीं बनाया, हाई कोर्ट में सावरकर जी के खिलाफ याचिका क्यों नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि सबूत नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए बहुत दुखद हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगाया, जिसने काला पानी सहा, जिन्होंने 2 जन्मों के कारावास की सजा सही, उनको स्वतंत्र भारत में भी अपमानित और लांछित करने के लिए राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनको आरोपी बनाने का प्रयास किया गया। और उनके सगे भाई नारायण सावरकर जी के घर पर जो आक्रमण किया गया और जो उस मॉब लिंचिंग में वो घायल हुए, कुछ महीने बाद उसी कारणों से उनकी मृत्यु भी हो गई। परंतु उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने संचित पुण्यों के साथ उत्पन्न होते हैं कि उनके विचार आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। मानो सावरकर जी ये हमसे कह रहे हों कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। तो वो उनके विचार हमें आज भी निर्माण और प्रेरणा देते हैं। और आप देखिए 21वीं सदी में कैसे निर्माण और प्रेरणा देते हैं। अभी आपने देखा, पिछले साल की बात है, इंडियन नेवी का एम्बलम चेंज हुआ। तो एम्बलम में क्या हुआ, पहले तो भारत का नक्शा आया और जिसमें वो गोल्डन एरो बना हुआ है, जिसके नीचे शन्नो वरुणा लिखा है, उसके चारों तरफ जो ऑक्टेंगुलर गोल्डन कलर का ट्राई कलर आया है, वो जो ट्रिपल स्ट्रिप ऐसी आई है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना के एम्बलम से प्रेरित है। यानी स्व के तत्व का बोध अब भारत की हर अभिव्यक्ति में दिख रहा है। यदि आईएनएस विक्रांत हमारा पहला विमान वाहक युद्धपोत बना है, यह क्षमता हमने पाई है, तो उस के ऊपर लगने वाली ध्वजा में भी वह स्व का तत्व दिखना चाहिए। और उसकी भी प्रेरणा उन्हीं विचारों से आती है जिन विचारों को लेकर सावरकर जी निरंतर संघर्ष करते थे। एक और बिंदु है, देखिए, यद्यपि मैं इस विषय को सांप्रदायिक नजरिए से नहीं कहना चाहता, परंतु डॉक्टर अंबेडकर और सावरकर जी में एक और बिंदु में बहुत समानता है।
सावरकर जी पे आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने युवकों से कहा कि आप ब्रिटिश सेना में जाके भर्ती हो जाइए। क्यों कहा? 1930s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले भारत की सेना में जो ब्रिटिश आर्मी थी और एक होती थी जो प्रिंसली स्टेट से आर्मी जाती थी, उस ब्रिटिश आर्मी में बहुत बड़ा एक सांप्रदायिक असंतुलन था। यह बात मोहम्मद अली जिन्ना ने एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि भारत की सेना में 55 से 60% सैनिक पंजाब से आते हैं, यानी वो पंजाब आज का जो भारत का पंजाब और जिसमें पाकिस्तान वाला पंजाब भी मिला लीजिए। और उन्होंने कहा उसमें बहुत भारी संख्या में, मेजॉरिटी संख्या में मुस्लिम सैनिक हैं जो वेस्ट पंजाब से भी हैं, यानी आज का जो पाकिस्तान में चला गया। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि पाकिस्तान भी बनेगा और वो एक मजबूत राष्ट्र भी रहेगा और हम अपना हक लेने में सफल रहेंगे। किसी कांग्रेस के नेता का ध्यान नहीं किया इसके ऊपर। डॉक्टर अंबेडकर ने जब महार जाति के युवकों से कहा कि तुम सेना में भर्ती हो, उन्होंने यह बात पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन अपनी किताब में 100 से 110वें पेज के बीच में पढ़िएगा तो ये सारे डिटेल्स उन्होंने दिए हैं कि उनके अनुसार जनसंख्या का यह असंतुलन, सेना में यह असंतुलन भारत के लिए अच्छा नहीं है, भारत की सेना के प्रोफेशनलिज्म के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग के नेता कई इस प्रकार की बातें कर रहे थे। और यह भी एक सत्य है कि विभाजन के बाद लगभग यही हुआ कि 99% जो मुस्लिम सैनिक थे वो पाकिस्तान चले गए और 99% हिंदू सैनिक जो थे वो भारत आ गए। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जैसे कुछ जो हमारे महान वीर योद्धा थे उनको अपवाद स्वरूप छोड़ दें। तो अब आप देखिए, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी का वहीं पर मतभेद हुआ गांधी जी से और कांग्रेस से। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कहते हैं यही मौका है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने का, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप समर्थन कर चुके हैं, आपको कुछ नहीं मिला था। मगर गांधी जी तैयार नहीं होते हैं, बल्कि उल्टे वो 14 सितंबर को एक लेटर लिखते हैं कि भाई हम भी आपका समर्थन कर सकते हैं पर हमें स्वतंत्रता दे दीजिए, स्वतंत्र होकर हम आपके मुद्दों का समर्थन कर सकते हैं बशर्ते कि ब्रिटिश राज इंपीरियलिज्म और डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस के बारे में अपना विचार व्यक्त करे। और इसको लेकर बहुत लोग नाराज हो जाते हैं और 10-12 लोग लेटर लिख देते हैं कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस कैसे कर रही है। प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, वो इस्तीफा नहीं देती हैं वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही। तब अचानक वर्ल्ड वॉर कठिन दौर में पहुंच जाता है। आप मारूफ रजा साहब बैठे हुए हैं, उनको पता होगा एक साल के अंदर हिटलर ने इतना कब्जा कर लिया था कि वो पोलैंड तो कब्जा हो ही गया था, बाल्टिक कंट्रीज का मामला अलग हो गया था, 2 महीने में फ्रांस को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। लंदन पे बमबार्डिंग शुरू हो गई थी 41 आते आते, पर्ल हार्बर हो गया था। वर्ल्ड का पावर इक्वेशन अपसेट होता नजर आ रहा था। अब अंग्रेजों की मजबूरी थी कि उन्हें सैनिक चाहिए थे, क्योंकि सैनिक, अब उन्होंने धड़ाधड़ रिक्रूटमेंट शुरू किए। तब वीर सावरकर जी ने कानपुर में जाके अपने भाषण में बोला था, कहा था ये अंग्रेज जो तुमको हथियार रखने नहीं देते, अगर तुम पिस्तौल क्या एक छोटा सा भी हथियार तुम्हारे पास मिल जाए तो तुम्हें जेल में डाल देते हैं। आज ये तुम्हें पिस्तौल ही नहीं देंगे, बंदूक ही नहीं देंगे, मशीन गन और तोप भी देंगे, अपना जंगी बेड़ा भी देंगे, फौज में शामिल हो और इन सारी चीजों को अपने अधिकार में लो। आप सोचिए कि उन्होंने उस सोच के आधार पे कहा और उस सोच का अंतर क्या पड़ा। 39 से 46 आते आते बदलाव यह होता है कि भारी संख्या में जो वो सैनिक जाते हैं उनसे क्या बदलाव पड़ा। अब उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। 25 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से अपने एक प्रसारण में कहा है, और यह प्रसारण आज भी आप चाहें तो जाके सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब ज्यादातर कांग्रेस नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि भारत में मिस्टर सावरकर जैसे कुछ लोग हैं जो समझदारी के साथ भारतीय युवकों को सेना में शामिल करने की बात कह रहे हैं, और यही युवक हमारी शक्ति बन रहे हैं। अब आप समझिए कि उन 6-7 सालों में भारी संख्या में जो रिक्रूटमेंट हुआ, जो आईएनए में गए, उसमें सबसे ज्यादा संख्या में जो युवा सैनिक ही थे जो पिछले 6-7-8 सालों में जाकर आईएनए में गए थे और देश को
आजादी मिलने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, इसके लिए मैं फिर आपको कोट करता हूं। आप सब लोगों को पता होगा भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसको ऑलमोस्ट गायब कर दिया गया। ये बताइए, आजादी के आंदोलन की जब बात कही जाती है, 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ वो क्रश कर दिया गया था 2 महीने में। 42 से 47 तक तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। 43, 44, 45, 46, 47 तो बिना आंदोलन के भाग खड़े हुए अंग्रेज। मतलब हमने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1942 में उन्होंने कहा छोड़ेंगे, फिर 5 साल बाद एकदम से उठ के चल दिए। ये बड़ी तर्कसंगत बात लगती है क्या? और तो और छोड़िए, इरविन के साथ पैक्ट होता 1931 में, भगत सिंह जी को फांसी होती है, राजगुरु सुखदेव को, और इरविन के साथ पैक्ट होता है शायद 4 मार्च 1931 और 23 मार्च 1931 को फांसी होती है। 1931 के बाद से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन। आप सब लोग रिसर्च करिए, 31 से 47 कोई आंदोलन नहीं है। 16 साल बीच में 1-2 महीने का आंदोलन है, और उसके बावजूद स्वतंत्रता का आंदोलन हमने लड़ा और हम ही ने खदेड़ के बाहर कर दिया। और जो लोग बलिदान हो गए, जिन लोगों ने, मतलब आप समझिए कि उस स्वतंत्रता आंदोलन की स्थिति क्या थी कि वाइसरॉय हार्डिंग पर बम फेंका जा चुका था, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मारा जा चुका था, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका जा चुका था, चटगांव में शस्त्रागार कैप्चर कर लिया गया था, लखनऊ के पास काकोरी में खजाना कैप्चर कर लिया गया था। पूरी सरकार ही हिल गई होगी, और उसका कोई योगदान नहीं था। घर बैठे 1931 से 47 तक हमें आजादी मिल गई, तो क्रेडिट उन्हीं को मिला जो लड़ते हुए कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे आखिरी के 16 साल में। इस पे तो वो शेर याद आता है कि नौरंगिए सियासते दौरां तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। अब देखिए, इसका भी एक फैक्ट है। फरवरी 1946 में नेवल अपराइजिंग होती है, और 2 दिन के अंदर 10,000 से अधिक नौसैनिक बॉम्बे, कराची और कलकत्ता तक उसमें शामिल हो जाते हैं। दर्जनों शिप्स को कब्जा कर लेते हैं। ये 16 फरवरी 1946 को होता है। अंग्रेज बहुत कोशिश करते हैं, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो सैनिक उनके समझाने पे कंट्रोल में नहीं आ रहे होते हैं। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं का सहारा लेते हैं, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी से कहते हैं कि आप इनको समझाइए। उनके समझाने बुझाने पे 12 दिन के बाद 28 फरवरी को वो समाप्त होता है। बस इसके बाद तुरंत मार्च में ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव करती है। उसे समझ में आज जगह होता है कि अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। और वो बात अलग है कि इससे पहले भी ब्रिटिश जो आर्मी चीफ था क्लॉड मैकॉनले, उसने लेटर भी लिख दिया था नवंबर 1945 में कि अब इस फौज के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, और जो आज़ाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है लाल किले में उसको रुकवा दीजिए, अदरवाइज स्थितियां नियंत्रण के बाहर हो सकती हैं। अब देखिए, मार्च 1946 ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जाके देखिए, क्लेमेंट एटली जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं, जब कैबिनेट मिशन प्लान को अप्रूव करते हैं तो क्या बोलते हैं, भारत में इस समय माहौल बिल्कुल अलग है। ये 1920 का समय नहीं है, 1930 का समय नहीं है, 1942 का समय भी नहीं है। अब आगे वो कहते हैं कि जिस भारतीय फौज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्राउन की खिदमत पूरी क्षमता के साथ की, ताकत के साथ की, अब उन सैनिकों में क्राउन के लिए वह निष्ठा नजर नहीं आ रही है। तो अब साफ समझ में आ गया ना कि क्यों छोड़ रहे थे। और एक और बात आप समझिए, अगर किसी को मेरी बात पे आपत्ति है तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत की आजादी के लिए जो समय तय हुआ था वो तो 15 अगस्त 47 नहीं तय हुआ था ना, 30 जून 48 तय हुआ था। तो 1 साल पहले काहे भाग गए? इसीलिए देखिए, माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहे 30 जून 48 तक। अगर फिर भी किसी को आपत्ति है कि इसे कैसे मान लें जी 30 जून 48 था, तो माउंटबेटन रहे वहां। अब वो क्यों भाग गए? अब मतलब उसमें कभी ऐसा भी नहीं है, इतिहास वालों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, जैसे मैं इसको मजाक में कह रहा हूं, अगर आप पार्लियामेंट में बड़े नेताओं की स्पीचेस को जाकर सर्च करेंगे तो लालू प्रसाद यादव जी की एक स्पीच मिलेगी जिसमें वो कहते हैं, अरे ये लालू है, तुमको पता नहीं है कौन है, मेरा जन्म 1948 में हुआ, अंग्रेज को पता चल गया लालू आने वाला 1 साल पहले देश को छोड़ के भाग गया।
तो मैं ये कह रहा हूं, जो बातें हास्य विनोद में कही जाती थी, ऐसी बातों को इतिहास में यथार्थ बनाकर रखने का प्रयास किया गया। और इतना ही नहीं, नेहरू जी 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, 2 सितंबर 1946 को बन गए थे इंटरिम सरकार में। मार्च में प्रस्ताव पारित हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान। अप्रैल में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और 2 सितंबर को शपथ दिला दी गई। तुरंत उन्हें समझ में आ गया 6 महीने के अंदर भागने की व्यवस्था कर लो। इवन ये भी रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है कि एक गोपनीय तार सारे ब्रिटिश अधिकारियों को दिया गया था कि अपने अपने परिवारों को जितनी जल्दी हो सके जल्दी, मगर गुपचुप तरीके से कराची और बंबई भेज दें, ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी उनको सेफली ले जाया जा सके। तो आप ये समझिए कि वीर सावरकर जी ने सेना में लाने का जो विचार रखा था, अगर वो सेना उस रूप में नहीं होती जो 1946 में थी, या उस रूप में होती जिस रूप के बारे में अंदेशा डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्त किया था, या जिस रूप को लेकर ख्वाब जिन्ना ने सजोया था, तो सोचिए भारत की क्या स्थिति होती। और सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस प्रकार से उसको संगठित करके इस बदलाव को लाया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इतिहास के उस वास्तविक स्वरूप को भी देखने और समझने की आवश्यकता है। अब यहां एक बात और हम ये कहना चाहेंगे कि अक्सर सावरकर जी पे इस बात को लेकर बड़ा आक्षेप किया जाता है कि उन्होंने हिंदुत्व के विचार को प्रतिपादित किया। देखिए, हिंदुत्व का विचार किसी के विरोध का विचार नहीं है। हिंदुत्व के विचार में सभी को साथ में लेकर चलने का जितना सांगोपांग स्वरूप आपको हिंदुत्व में मिलता है, इतना किसी में नहीं। मगर इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू वर्ड को मानता हूं, हिंदुत्व नहीं मानता, मैं सावरकर नहीं हूं। देश के चिर युवा हैं और चिर व्याकुल हैं। मैं सावरकर नहीं हो सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही है, आप सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर जी को 2 जन्मों का कारावास हुआ था। इस जन्म में तो क्या, अभी 2 जन्मों तक तो आप सावरकर नहीं हो सकते। बाकी उसके बाद की बात आपके कर्मों पर निर्भर करेगी। इसलिए अब आपको बताता हूं मजे की बात। हिंदू और हिंदुत्व में विभाजन करने का जो प्रयास करते हैं, आज के भारत की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, एक जमाना था 1970s और 80s में, भारत की ग्रोथ रेट कितनी रहती थी? 2%, कभी 1.8, कभी 2%, कभी 2.1% इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या कहा जाता था? ये देश इसके आगे बढ़ ही नहीं सकता। 1978 में ये फ्रेज फर्स्ट टाइम यूज हुआ है और बाकी 80 के दशक में पूरा यूज होता रहा कि इंडिया में तो हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट है। ये 2% की जो ग्रोथ रेट है, दिस इज अ हिंदू ग्रोथ रेट। महंगाई क्या रहती थी? ऑन एन एवरेज 10% के ऊपर रहती थी। 8%, 8.5%, 9%, 10%, आप जाके चेक कर सकते हैं। 73-74 में तो 26% थी। 91 में आते आते 14-15% हो गई थी। यानी ग्रोथ रेट इतनी रहती थी, महंगाई इतनी रहती थी, और उसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे। जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, उसके बारे में विचार करने वाली पार्टी की जब पहली आंशिक सत्ता आई 1998 में, तो उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस देश में करीब करीब था, जो छोड़ के गए थे 7.5-8% के आसपास 98 में, और रेट ऑफ ग्रोथ थी 4-4.5%। उसके बाद यानी हमेशा रेट ऑफ ग्रोथ नीचे और रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर रहता था। जब अटल जी की सरकार गई तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ हम 6.5-7% पे छोड़ के गए थे और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4.5% पे, यानी ऑलमोस्ट आधे पे छोड़ के गए थे। जब मोदी जी की सरकार आई उसके बाद तो आप देखिए क्या बदलाव आया कि 91 में इस देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम रह गया था, रूपी का डिवैल्यूएशन हुआ था और सोना गिरवी रखा गया था। उस हालात से निकलकर 100 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी की सरकार के समय में पहुंचा और 500 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व मोदी जी की सरकार में पहुंचा। अब हम इतना बदलाव आया उस विचार में कि अब ग्रोथ रेट बढ़ते बढ़ते आज स्थिति क्या हो गई है कि अभी लास्ट मंथ IMF की चेयरपर्सन क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग देशों में से एक होगा। नेक्स्ट ईयर 6.7% ग्रोथ रेट है। वर्ल्ड की 2.9 होने वाली है। वर्ल्ड की 2.9, हमारी उससे डबल होने वाली है वो ग्रोथ रेट। और उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर भारत का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल GDP में 16% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा। ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है।
मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, वो हिंदू ग्रोथ रेट थी। इसीलिए हमारी और आपकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है और आपको वह चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि कोई भी चीज जिसमें सकारात्मकता दिखती हो, भारत की एकात्मता दिखती हो, वो उनको दिखाई नहीं पड़ती है। कोई भी चीज दिख जाए, अब बताइए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो यदि सेंगोल आ रहा है, अब उसी में पेट में दर्द हुआ जा रहा है। मगर हम ये कहना चाहेंगे, देखिए उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो तो अपनी जगह है, पर कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जो एक समारोह के द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पवित्र, जिसे राजदंड या धर्मदंड कहते थे, उसे संग्रहालय में रख दिया गया। इस बात का प्रतीक था कि भारत की संस्कृति के स्वाभिमान के सभी पक्षों को संग्रहालयों में रख दिया गया था। और संग्रहालयों में रख के आगे व्यवस्था भी क्या की गई थी, जानते हैं क्या व्यवस्था की गई थी? संसद भवन के खिलाफ जो लोग कोर्ट गए थे, वो केवल निर्माण रुकवाने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने कहा था ये संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं, ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, इनको थोड़ा सॉफ्ट करिए। यानी इन्हें शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे, और बिल्ली भी जैसे नहीं, भीगी बिल्ली जैसे, क्योंकि जब भीगी बिल्ली जैसे शेर होंगे तभी तो शांति के कबूतर उड़ते रहेंगे। मगर अफसोस कि अब बदलाव आ गया। अब वो विचार सत्ता में है जिसमें शेर का वास्तविक स्वरूप दिखता है। और इसके लिए जो संस्कृत का श्लोक है कि ना अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जित राजस्य स्वमेव मृगेंद्रता, तो स्वयं ही शेर का स्वरूप दिखता है। इसलिए अब वो शांति के कबूतर भी उड़ने बंद हो गए। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, वहाँ एक कहावत होती है, अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। तो उसी प्रकार से वो दिन गए। अब आप देखिए वो चीज कहां से आई। अब मैं वहां पे जाता हूं जो सावरकर जी ने सद्गुण विकृति कहा था। आप बताइए सद्गुण विकृति जानते क्या थी? 2014 से पहले अटल जी का 6 साल छोड़ दे तो 60 साल लगभग हम दुनिया में कहीं पर भी कोई टकराव होता है, गली मोहल्ले की लड़ाई से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की लड़ाई में क्या होता है, कमजोर और छोटा देश कहता है कि ये बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। आज यूक्रेन कहता है ना कि रशिया मुझे सता रहा है। इराक और कुवैत ने कहा ना कि इराक मुझे सता रहा है। इजराइल ताकतवर है तो फिलिस्तीन कहता है ना कि इजराइल मुझे सता रहा है। और यहां विचित्र स्थिति थी, हम बड़े थे और हम ताकतवर थे, मगर छोटा और कमजोर हमें सताता था और हम सिर्फ जाके बाहर चिल्लाते थे कि वो हमें सता रहा है। अब हालात बदल गए हैं। अब एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेज इज ओवर। अब वो पड़ोस वाला जाके ये कहता है कि भारत हमें आंखें दिखा रहा है। लोग कहते हैं कि आप लोग क्या मोदी जी अटल जी के उस सिद्धांत में भरोसा नहीं करते कि हम दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं? हमने कहा नहीं, वो बिल्कुल उनके सिद्धांत में भरोसा कर रखते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि हम दोस्त बदल सकते हैं पड़ोसी नहीं, पर उसके आगे की स्टेप ये भी समझिए, पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। तो वो हम लोगों ने करके दिखाया और उस बदलाव का प्रभाव क्या दिखा कि पिछले 9 साल, ये पहले 9 साल हैं जिसमें भारत ने किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग पाकिस्तान के साथ नहीं किया। और आप कहेंगे नहीं किया तो हासिल क्या कर लिया? हासिल ये किया कि जो पिछली सरकार थी, इमरान खान ने एज प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली में कहा कि ये लोग जो कुछ बालाकोट में किए उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए उन्होंने कहा, मैं वहां बैठा था, शाह महमूद कुरैशी साहब यानी उस समय के फॉरेन मिनिस्टर बैठे थे, आर्मी चीफ आए। अब ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। अब आप सोचिए बिना बात किए यह स्थिति पहुंची। यह विचार क्या है कि हम उदारता पूरी दिखाते हैं, परंतु उदारता पात्रता के साथ, सद्गुण पात्रता के साथ, सद्गुण उस उदारता की सीमा तक नहीं कि उसका कोई दूसरा अनुचित लाभ उठा ले, जिसे वीर सावरकर जी ने सद्गुण विकृति कही थी।
इसीलिए हम उस महान परंपरा के वाहक हैं जो सांपों को भी दूध पिलाती है नाग पंचमी में, परंतु हम उसी परंपरा के भी वाहक हैं जो राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ करने की भी क्षमता रखती है, जिसमें सारे नाग आकर आहूत हो जाते हैं। तो मोदी जी ने विचार किया, जिन्होंने कहा था ना कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो शायद उन्होंने कहा होगा, भारत को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। अब आप देखिए बदलाव आगे और क्या आया। आज एक नया स्वरूप जो उभर कर सामने आ रहा, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले दूसरे नंबर के देश हो गए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर के देश हो गए। हमारा दुनिया के हम चुनिंदा 1 या 2 देशों में से होने जा रहे हैं जहां 100% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, वह भी इस समय में, इस अमृत काल में उभर कर सामने आ रहे हैं, वो भी स्व से प्रेरित हैं। जैसे सोलर एनर्जी होनी चाहिए भारत की पावर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए, यह तो समझ में आता है, परंतु किसी ने, सरकार ने नहीं सोचा होगा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, सौर ऊर्जा का भारत नेता बनेगा विश्व में। वो हमने करके दिखाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र दिल्ली के पास गुरुग्राम में। और सोलर एनर्जी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करती है, तो भारत में पहला गांव बना है गुजरात में मोढेरा, जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से चल रहा है। एक एक घर में सौर ऊर्जा से ही बिजली आ रही है। तो एक तरफ वो मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी गांव में भगवान सूर्य का एक मंदिर भी बनाया गया है। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे यहां मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और परंपरागत धार्मिक सोच में कोई अंतर नहीं है। भगवान सूर्य के जितने भी मंदिर आपने देखे होंगे, तो उसमें कितने घोड़े हैं सूर्य के रथ में? 7 हैं। अब ये बताते हैं हमको कि 7 रंग सूर्य में होते हैं, अभी पता चला है 100-150 साल पहले, और ये ज्ञान उन्होंने हमको दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा मोढेरा का सूर्य मंदिर और सौर ऊर्जा दोनों हमने करके दिखाया है। यह भारत का स्वरूप है, मगर एक खतरे भी हैं। जो जो ये भारत का स्वरूप उभरता जा रहा है, बहुत सी शक्तियां भी आकर हमें घेरने का और तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। किसी किसी चीज पे बांटो, जाति पे बांटो, वर्ग पे बांटो, भाषा पे बांटो, क्षेत्र पे बांटो, मतलब उनका ये जितना बंटवारा कर सको उतना करो, और कहो ये विविधता है। विविधता नहीं है, उसमें पृथकता उत्पन्न करनी है। डाइवर्सिटी नहीं, डिविजिविटी के लेवल तक ले जाना है। जब आप ये कहो कि समाज के अलग अलग वर्ग अलग हैं, उनमें शत्रुता और कटुता का भाव दिखे, तो कहेंगे ये सामाजिक न्याय है, और जैसे ही एक रूपता का भाव दिखने लगे, तो अब कहेंगे यह सांप्रदायिकता है। यह हमें समझने की बहुत आवश्यकता है, और इसको ऐसे भी समझिए। जानते हैं भारतीय समाज के सामने स्थिति क्या है? भारतीय समाज की स्थिति हनुमान जी की तरह है, जिनके पास अपरिमित शक्ति थी, अपरिमित बल बुद्धि और विवेक था, मगर वो अपनी शक्ति भूले हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे पास इतनी ताकत है। उन्हें ताकत याद दिलानी पड़ी थी, और जैसे ही वो ताकत याद आती जा रही थी, तो जो असुरों का दल था उसमें खलबली मचती जा रही थी कि अगर इनकी वास्तविक शक्ति ने याद आ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप सबने शायद सुना हो कि जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, तो काल नेमी नाम का एक राक्षस राम भक्त बनकर उनको रोकने का प्रयास करता है, और कुछ समय के लिए हनुमान जी रुक भी जाते हैं, ठिठक भी जाते हैं। उन्हें लगता है शायद ये भगवान का कोई भक्त है। उसके बाद उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है, और वो समझ जाते हैं कि इसके चक्कर में पड़ा तो मैं उबर नहीं पाऊंगा। और रामचरितमानस में कहा गया है, उबर ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। ये तो रावण का राहु है, और वो तुरंत उसको फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि हनुमान जी को थोड़ा सा उन्होंने उतारने में सफलता हासिल कर ली है। चिंता मत करिए, प्रभु की लीला में अभी आगे बहुत से अध्याय बाकी हैं। अब आप समझिए, अब यहां पे मैं आता हूं।
वीर सावरकर के ऊपर सारा आक्रमण 1990 के बाद ही क्यों शुरू हुआ? 1990 के पहले का कोई उदाहरण बताइए कांग्रेस का कोई नेता वीर सावरकर के खिलाफ बोलता हो? क्यों? क्योंकि 1990 में राष्ट्रवाद की लहर उठती दिखाई पड़ी, राम मंदिर के मुद्दे पे हनुमान जी की शक्ति उभरती दिखाई पड़ी, तो सब आ गए, सुबाहु, मारीच, ताड़का, सब आ गए कि बस एनी हाउ इसको रोकना है, इन्हें होने नहीं देना है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनके पास जो शक्ति है वो तो किसी के भी पास नहीं है। और आप ये भी समझिए, भारत के अंदर जो वास्तविक शक्ति है जानते हैं क्या है? सिर्फ हमारे पास वो शक्ति नहीं है जिसे आप कहते हैं कि हमारे पास मिलिट्री पावर होनी चाहिए, हमारे पास इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए। यह पावर बहुत से देशों के पास है। हमारे पास एक अलग प्रकार की सूक्ष्म पावर है, और वो पावर क्या है कि वो विश्व को इंस्पायर करने की पावर, पॉजिटिवली इंस्पायर करने की पावर। और वो कहां, जो वीर सावरकर जी ने कहा था कि हिंदुत्व वह विषय है जो सभी को एक साथ लेकर विश्व को भी एक नई दिशा दे सकता है। अब आप बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस को लाकर स्थापित किया 2014 में, 170 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका समर्थन नहीं किया, दूसरे प्रस्तावक बन गए, सेकेंड प्रपोजर। यूएन की हिस्ट्री में यह एकमात्र प्रपोजल है जिसका 170 कंट्रीज ने मिलकर ज्वाइंट प्रपोजल किया। और आप सोचिए, जब जून के महीने में योग दिवस होता है और उसमें 42 मुस्लिम देश हैं, उसमें 42 मुस्लिम देश भी हैं, तो आप समझिए जब 170 से अधिक देशों में वो सारे के सारे लोग योग करते हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र की प्रेरणा सिर्फ देशों को नहीं, समाज और सरकारों को नहीं, एक एक व्यक्ति के जीवन में उसकी स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और चेतना को भी पॉजिटिवली प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह है नए भारत का वह स्वरूप जो उभर कर सामने आने से ये लोग डरते हैं। और ऐसे भी आप समझ लीजिए, और एक और कारण से भी डरते हैं, अब नई नई चीजें जो उभर के आने लगी हैं, तो एक बड़ी भारी समस्या होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये वायरलेस सिग्नल, कहते हैं ना मार्कोनी ने खोजा था। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जेसी बोस ने पहले खोज लिया था, हम पेटेंट नहीं करा पाए थे। अब आप जाके देखिए, 10 साल पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, IEEE, आप जाके चेक कर सकते हैं, उसने अब यह रिकग्निशन दिया है कि वायरलेस की खोज का श्रेय जेसी बोस को जाता है, भले ही उस जमाने में टेक्निकली पेटेंट मार्कोनी ने कराया हो। क्यों? हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं कर पाए थे। अब वह चीज उभर कर सामने आ रही है, और ऐसे नहीं सब सामने आ रही है। अगर 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है तो वो जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं, सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, जिसका असली नाम है, वास्तविक नाम है हिग्स बोसॉन, जो 2 साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स, और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्र नाथ बोस। ये फंडामेंटल पार्टिकल जिससे माना जाता पूरा यूनिवर्स बना, वहां भी भारत आ गया है। और अगर आप में से बहुतों ने सुना हो, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसको मिला है और किस बात के लिए मिला है? ये 3 साइंटिस्टों को मिला है, उसमें एक ऑस्ट्रियन है, एक फ्रेंच है, एक अमेरिकन है। किस बात के लिए मिला है? कि उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया है। क्वांटम इंटेंगलमेंट ये था जो आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी कि अगर कोई 2 पार्टिकल एक ही पार्टिकल से बने हैं तो वो इंटेंगल्ड पार्टिकल मान लिए जाते थे। अगर इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को आप अलग कर दें तो एक में आप एक्शन करेंगे तो इमीडिएट रिएक्शन दूसरे में हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। एंड व्हेन यू से इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, इसका मतलब 100-200 किलोमीटर नहीं, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे, वो दूसरी गैलेक्सी में भी होगा वो पार्टिकल, तो उस पर रिएक्शन हो जाएगा। आइंस्टीन ने कहा था कि मैं भगवान से मनाता हूं कि ये प्रैक्टिकली कभी साबित ना हो। उन्होंने कहा थ्योरेटिकली तो दिख रहा है, इक्वेशन में तो साबित होता दिख रहा है, पर प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिकली हुआ तो ये यूनिवर्स भुतहा नजर आने लगेगा कि आप एक जगह रिएक्शन करेंगे और मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर रिएक्शन हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? पर अभी उन्होंने ये बात टेक्निकली प्रूफ कर दी कि एक पार्टिकल लैब में था और उसका इंटेंगल्ड पार्टिकल ऊपर ऑर्बिट में ले जाया गया और इधर एक्शन किया गया, उधर रिएक्शन हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो मजाक उड़ाया जाता था, एक ऐसी चीज जिसके लिए खूब मजाक उड़ाया जाता था, नहीं क्या पितरों को तर्पण देते हैं,
पितृपक्ष में, कह रहे हैं यहाँ से हम जल पहुँचाएंगे, पिंडदान करेंगे, उन तक पहुँच जाएगा। कैसे पहुँच जाएगा? अब हम आपसे कहते हैं, आप और आपके पूर्वज एक ही पिंड से निकले थे ना, एक ही पार्टिकल से निकले हैं, तो आप और वो इंटैंगल्ड पार्टिकल है। और जब इंटैंगल्ड पार्टिकल में एक पार्टिकल पे एक्शन होगा तो एनीवेयर इन द यूनिवर्स वो होंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। यानी किसी प्लैनेट पे, किसी गैलेक्सी में, किसी मिल्की वे में, किसी पैरेलल यूनिवर्स में होंगे तो जाके रिएक्शन हो जाएगा। ये अब साइंस आकर उस पॉइंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक और मैं आपको रोचक बात बताना चाहता हूं, इस धरती के ऊपर प्लांट, एनिमल से लेकर जितनी भी स्पीशीज पाई जाती हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, किसी ने इसको कभी देखा है, ध्यान दिया है? अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक सर्वे पर जाएं तो कहा जाता है कि पूरी धरती पे 8.7 मिलियन स्पीशीज है। यानी कितनी? 87 लाख। और हमारे यहां कितनी योनियां मानी गई हैं? 84 लाख। कुछ है ना मिलती जुलती फिगर? अब ये तो वो कह रहे हैं ना 87 लाख है, और ये 87 लाख जो है ये भी कोई काउंटेड डाटा नहीं है, ये एक इंपेरिकल डाटा है। मतलब 1 to 87 लाख काउंट नहीं किया गया, माना गया है कि ऐसे ऐसे होंगे, यानी ये अप्रॉक्सीमेट डाटा है। तो कई बार आप देखिए बहुत सी चीजों के बारे में जिसको लेकर भारतीय संस्कृति पर मजाक उड़ाने का प्रयास किया जाता था, वह चीज आगे जाकर उत्तरोत्तर सही होती नजर आती है। अब यही आप समझिए, यदि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, हाइजेनबर्ग हो, श्रोडिंगर हो, श्रोडिंगर की एक किताब है लाइफ के ऊपर, पढ़िएगा, उन्होंने तो क्लियर कट उसमें उपनिषदों का सीधे उल्लेख ही किया है। आइंस्टीन हो, एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो, या रॉकेट बनाने वाले वॉन ब्रॉन हो, वो कहते हैं कि उनको वेदों के ज्ञान से प्रेरणा मिलती है। और हमारे यहाँ ये समझा दिया गया कि साहब वेदों में तो सिर्फ पाखंड, अंधविश्वास, भेदभाव और छुआछूत है, और फिर ये भी कह दिया गया पढ़ना नहीं। अब आप समझिए कि इस षड्यंत्र से हमको बचने की जरूरत है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं हमारी शक्ति को, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं, हनुमान जी के रूप में जागृत होती है, हमारी शक्ति को रोकने के लिए आए हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए, रामायण की कथा हमें बहुत सारे संदेश देती है। रावण जब माता सीता का हरण करने के लिए आया था तो वो राक्षसी वेश में नहीं आया था, वो साधु का वेश बना के आया था। वैसे ये सारी शक्तियां आपके सामने आती हैं कि हम तो, कोई कहता मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रतीक हूं, कोई कहता मैं लिबरल का प्रतीक हूं, कोई कहता मैं ओपनलेस का प्रतीक हूं, कोई कहता मैं मॉडर्निटी का प्रतीक हूं। इसीलिए, और देखिए कैसा ये लोग आवरण बना के आते हैं। आपने शब्द सुना होगा लेफ्ट लिबरल। अभी बताइए एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अरे जहां इनकी राज्य में सरकार आ जाती है वहां मारना शुरू कर देते हैं। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। अच्छा मजे की बात, यहां लेफ्ट लिबरल फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स के साथ आग खड़े हो जाते हैं, और एक लेफ्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो। मतलब चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड से लेकर चाइना और क्यूबा तक, नॉर्थ कोरिया तक। तो आप ये समझिए, यदि कोई कहे कि मैं लेफ्ट लिबरल हूं तो सोचिए कैसा आवरण लेके आया है, और हम लोग उस आवरण में फंस भी जाते हैं। कोई ये कहे कि आई एम ए लेफ्ट लिबरल, इसका मतलब हुआ ही इज सेइंग आई एम ए डिवाउट एथीस्ट। इसीलिए ये जो आवरण है इनको भी समझने की जरूरत है, और आवरण इस दृष्टि से भी समझने की जरूरत है। मैं ये कहूंगा युवा पीढ़ी को भी समझने की जरूरत है, जो हमारी बच्चियां हैं उनको भी समझने की जरूरत है, कि उनको भी समझना चाहिए कि जो सामने वाला दिख रहा है ये कहीं साधु के वेश में रावण तो नहीं है। आज के बच्चों को बहुत समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि युवा पीढ़ी को भी समझाइए कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और बच्चों को भी समझाइए कि वो भी गलतफहमी में ना रहें लड़के कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो बड़े समझदार हैं, हम तो सब मैनेज कर लेंगे। वो भी लपेटे में आ सकते हैं। तो वो भी हमें शिक्षा देती है कि बेटा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूपड़ खा मिल जाए।
क्योंकि अब ऐसे भी प्रकरण आने लगे हैं जहां पर आप एक बार लपेटे में आ गए तो फिर आप पता नहीं किन चीजों में आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, हर कदम के ऊपर एक षड्यंत्र है। और एक और छोटा षड्यंत्र आपको बताता हूं। पानी की बोतल आप लोग पीते हैं, कितने की मिलती है? 15 रुपए, 20 रुपए की। छोटी से छोटी 10-15 रुपए की मिलती है, 10 रुपए की। अब ये बताइए, उसके बावजूद ये फेसबुक फ्री है, ईमेल फ्री है, यूट्यूब फ्री है, सिर्फ इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है ना। और अगर आप प्रीमियम वाला कनेक्शन, प्रीमियम वाला ना लें पैक, तो फ्री है। ये फ्री क्यों दे रहे हैं भाई? और ये उस देश से फ्री आ रहा है जो कहता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। तब आप समझ लीजिए कि अगर आपको फ्री में दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है? या आपके दिमागों को कैप्चर करने के लिए दिया जा रहा है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी आ रहा है। अब तो वही चेहरा दिखाने का प्रयास होगा जो चेहरा आपको दिखाना चाहेंगे। और ये फ्री का बहुत सारा दुरुपयोग भी किया जाता है। आजकल राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा जानते हैं किस आधार पे हो रहा है? बच्चों को कम्युनल माइंडसेट की तरफ ले जाना, जिहादी माइंडसेट की तरफ ले जाना, वो तो एक पक्ष है। एक नई व्यवस्था शुरू हुई है कि एक 50 फेक अकाउंट क्रिएट करो एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के नाम पे, और एक दूसरी कास्ट को गाली बकना शुरू करो। अब एक दूसरे फेक अकाउंट्स 50 क्रिएट करो दूसरी कास्ट के नाम पे और उसको करना शुरू करो। मतलब एक SC अकाउंट बनाओ, सवर्णों को गाली बकना शुरू करो, एक सवर्ण के नाम के 50 अकाउंट बनाओ और शेड्यूल कास्ट को गाली बकना शुरू करो। और फिर जब वो 50 आपस में लड़ते लड़ते 50,000 हो जाएंगे, आप देखेंगे वो शुरू के 50 अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। और जब उनको ट्रैक किया जाता है तो उसमें तमाम अकाउंट फेक ही नहीं निकलते हैं, भारत की सीमा के बाहर से निकलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम इतने बड़े नेटवर्क के टूल बन गए हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें इन्वॉल्व हर व्यक्ति को ये पता होता है कि हम किस चीज के टूल बने हुए हैं, मगर उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि हम किस प्रकार की चीजों के अंदर आते चले जा रहे हैं। और ये जो विभाजन क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, इसमें बहुत सी चीजों में एक प्रकार का एक फेक नैरेटिव भी होता है। जैसे बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जो ये कहने का प्रयास किया जाता है कि भारत में पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी और विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, वो कहती मद्रास प्रेसिडेंसी में 95 to 97% है और बंगाल प्रेसिडेंसी में 80 to 90% है। अब आप बताइए, अगर 97% है तो बाकी लोग बगैर पढ़े हुए 97% है। और ये ऐसे नहीं है कि ये कोई एम्पेरिकल सर्वे है। देखिए, ये कोई सर्वे नहीं है। गवर्नर ने हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर दिया कि अपने हर गांव में जाकर वेरीफाई करो एक एक स्कूल में। और इसमें गुरुकुल को स्कूल नहीं माना गया है, ये मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा वो अलग टाइप का स्कूल है, उसमें 6, 7, 8, 10 बच्चे एक ही टीचर के साथ बरसों बरस तक पढ़ते रहते हो, तो रिलीजियस एजुकेशन देता है। और उसमें इस ढंग से डाटा है कि इस स्कूल में 23 है, उसमें 29 है, इसमें 17 है, उसमें 32 है। इस ढंग से डाटा इकट्ठा करके ये बताया गया है। और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबमिटेड रिपोर्ट है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के हर गांव में एक स्कूल है, हर गांव में एक स्कूल है। कब? 1812 में। तो कई बार आप समझिए कि ये फेक नैरेटिव किस ढंग से हमारे दिमागों में भरा जाता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अच्छा, अगर इतना था तो फिर ये कम कैसे हो गया? ये मन में स्वभाव उठेगा ना टॉपिक, ये हमारा कम कैसे हो गया? तो उसका कारण ऐसे समझिए, जैसे अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो उसने कहा ये प्रीवियस की सारी डिग्रीज इनवैलिड। तो मान लीजिए यहां कोई तालिबान सरीखी गवर्नमेंट आ जाए और वो कहे आज से हिंदी, इंग्लिश या भारतीय भाषा का ज्ञान का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, अरबी फारसी का मतलब पढ़ा लिखा, तो हमारी सडनली रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ जाएगी। अब आप कहेंगे ठीक है साहब, आपकी सरकार आ गई है, अब हम अपने स्कूलों में पढ़ाना शुरू करें। नहीं, आज से आपके सारे स्कूल्स डिरिकॉग्नाइज। अब हम जो स्कूल खोलेंगे उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा और हमारे ही सिस्टम में हमारी भाषा में पढ़ना पड़ेगा, तब आप लिटरेट माने जाएंगे। यही 1837 में हुआ। भारतीय भाषाएं और संस्कृत, यही 2 लैंग्वेजेस सबको पता थी, उन सारी लैंग्वेजेस को डिरिकॉग्नाइज किया गया। अब कहा गया इंग्लिश में पढ़े लिखे का मतलब पढ़ा लिखा। सारे भारतीय स्कूल डिरिकॉग्नाइज कर दिए गए और कहा गया जो अंग्रेज सरकार स्कूल खोलेगी उसी में पढ़े लिखे का मतलब पढ़ा लिखा।
तो सडनली रेट ऑफ लिटरेसी 0 पे आ गई। फिर 50 साल बाद उन्होंने कहा देखा तुम तो 0% पे खड़े थे, अब हम लाए हैं तुमको 10%। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, आप समझिए कि ये कितनी गहरी चीज थी। 1837 में स्कूल्स खुलते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आती है। 15 साल के बाद 1850 से 55 की जब बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की यूनिवर्सिटीज बनती हैं। क्यों? जो स्कूल में जनरेशन जाएगी वो 15 से 20 साल के बाद यूनिवर्सिटी में आएगी ना, तो एक पौध को लेकर यूनिवर्सिटी तक आना है। फिर 1885 में कांग्रेस बनती है, 30 साल बाद। क्यों? यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट होकर निकलता है 20, 21, 22 साल की उम्र में, तो 30 साल के बाद लगभग वो जब 50s में आता है तब वो कुछ सीनियर पोजीशन में आके बैठता है, जहां समाज में वो कुछ चीजों को निर्णय लेने की क्षमता में होता है। तो आप सोचिए कितना लंबा एजेंडा लेकर सारी चीजें चली गई उस टाइम में। दुर्भाग्य की बात रही कि आजादी के बाद भी हम उसी प्रकार के एजेंडा में फंसे रहे, और आज स्वतंत्रता के इस अमृत काल में मैं कहना चाहूंगा उन सारी शक्तियों को पहचानिए जो आपकी उस शक्ति को समाप्त करना चाहती हैं। और मैं ये भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, भाई ये बताइए, अगर आप कहते हैं कि समाज में अलग अलग जातियां थीं, उनके साथ मैं मानता हूं भेदभाव सब कुछ हुआ है, वो गुलामी के कालखंड की शताब्दियों के बीच में हुआ है। और यदि आप कहते हैं कि सब कुछ था तो पूरे भारत में था ना, तो आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी तो था। वहां कहां चले गए सब? वो लोग कहां चले गए? जिस एक जगह पे मामला खत्म हो गया कश्मीर में, वहां कहां चले गए? अच्छा ये बताइए, कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित पाए जाते हैं। आपको क्या ये बात तर्कसंगत लगती है? कोई ऐसा राज्य जहां एक ही जाति पाई जाती हो? आप एक ऐसा जिला नहीं बता सकते देश में। जिला छोड़िए, गांव मुश्किल से, एक गांव ऐसा तो मिलेगा जिसमें 80% आबादी एक समुदाय की हो, पर 100% आबादी एक समुदाय की हो, गांव खोजना मुश्किल है। वहां पूरा राज्य था, इसका मतलब ऐसा नहीं था सभी थे। सब या तो बदल दिए गए या मार दिए गए। इसलिए अगर हमें इतिहास में बताया गया है कि हम जाति, वर्ग और क्षेत्र में बटे रहे इसलिए गुलाम हो गए, तो यह तय मान लीजिए जो आज हमें इन चीजों में बांटना चाहते हैं वो अंततः गुलामी की तरफ ही ले जा रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं इस देश का 100 साल बाद क्या होगा, कोई मतलब नहीं इस देश का 200 साल बाद क्या होगा। 10, 20, 25 साल हमारी सत्ता रह लेगी, हम सुख भोग कर लेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। परंतु हम उस विचार के प्रतीक हैं जिसमें मोदी जी ने अमृतकाल की जो बात कही है, तो क्या कहा है कि 25 वर्ष के बाद इस देश का क्या होगा। तो हम वो हैं जो ये सोचते हैं कि 500 साल बाद इस देश का क्या होगा वो भी सोचते हैं, और 5000 साल पहले इस देश का क्या था वह भी विचार करके रखते हैं। इसलिए हमारी सोच और उनकी सोच में भारी अंतर है। और मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, आज 27 मई है, नेहरू जी की पुण्यतिथि है, और कल सावरकर जी की जयंती है। शायद नियति भी हमें यह संकेत देती है कि एक महापुरुष को श्रद्धांजलि देनी है और अगले दिन दूसरे के जन्म का उत्सव मनाना है। यानी एक विचार को श्रद्धांजलि देनी है और दूसरे के भविष्य का स्वागत करना है। और वो विचार क्या है? जब 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए और मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16th May of 2014 should be remembered in Indian history as its second tryst with destiny and as a day on which Britishers finally left India. उसने लिखा, ये उसने लिखा, हम नहीं कह रहे हैं, उसने लिखा कि आजादी के बाद लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो अपनी इंस्पिरेशन एक्टिविटी में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करते थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। और प्रभाव नहीं होने से बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया कि जो हम डेवलपमेंट में आगे बढ़े वो तो मैंने आपको बताया। हमने 3 प्रकार के काम किए। एक, वो जो पिछली सरकारें भी कर रही थी हमने भी किया। बिजली, पानी, सड़क तेजी से बनाया। पिछली सरकार में 12 किलोमीटर पर डे बनती थी, अब 37 किलोमीटर पर डे बनती है। पिछली सरकार में विद्युत का उत्पादन जितना था उससे कई गुना आगे बढ़ता है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी में 40% के प्रोडक्शन का टारगेट 2030 में रखा था, हमने 8 साल पहले पूरा कर लिया। 37 करोड़ LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किया, अमेरिका की आबादी से ज्यादा।
तो आप ये सोचिए, ये तो हमने वो काम किए, कुछ ऐसे भी काम थे जो पिछली सरकारें सोचती रहीं, कर नहीं पाई। वो क्या था? जैसे जीएसटी। और कुछ ऐसे काम थे जो पिछली सरकारें सोच ही नहीं पाई। विकास के बारे में अगर बात आए तो इनलैंड वाटरवेज तो उन्होंने सोचा ही नहीं। इस समय 111 इनलैंड वाटरवेज काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे काम थे जो सोचते थे कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे धारा 370 और राम मंदिर, वो भी होके आया। और मजे की बात यह है, यहां मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, जो वीर सावरकर पे आरोप लगता था और भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार पे आरोप लगता है, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम कट्टरपंथी सोच की बात करते हैं। एक बार एक मौलाना साहब हमसे भिड़ गए, टीवी डिबेट में थे। कहते हैं ऐसा है कि इस मुल्क में हमारा भी एक हिस्सा है और वो हिस्सा हमारा है, वो ना मोदी छीन सकते हैं ना आरएसएस छीन सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि जी वो हिस्सा है आपका। मैंने कहा आपको पता है आपका क्या हिस्सा? कहना हाँ नहीं हमें पता। हमने कहा नहीं आपको नहीं पता है। हमने कहा ये बताइए, जब ये देश आजाद हुआ तो भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा की लड़ाई में। मैंने कहा लाल किले पे पहली शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। मैंने कहा जब बैरक ओबामा भारत आए थे 2010 में तो उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज्ड। व्हेन इंडिया इज इमर्ज्ड, जब पोखरण एक्सप्लोजन हुआ 98 में, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और मैंने कहा मैंने किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को कभी न ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर जाते देखा, न डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में जाते देखा, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न भी 2001 में अटल जी की सरकार में मिलते देखा। प्रॉब्लम यह है कि आप अच्छे और सच्चे मुसलमान से अपने को नहीं जोड़ते। आप किससे जोड़ते हैं? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, जाकिर नायक, अफजल गुरु, बुरहान वानी वगैरह, हाफिज साहब, ओसामा जी। तो आपने तो अपने हालात खुद खराब किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज जो बदलाव आ रहा है, भारत में एक नया निर्माण हुआ है। कल संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, पर इस संसद भवन बनने से पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या सुनिश्चित किया, मैंने आपको दोबारा ये रिपीट कर देता हूं। 3.5 करोड़ घर बनाना सुनिश्चित किया, 12 करोड़ घरों में शौचालय सुनिश्चित किया, 11 करोड़ घरों में नल सुनिश्चित किए, 53,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनने सुनिश्चित किए, 72 से अधिक एयरपोर्ट, डबल हो गए, 72 थे अब 140 से ऊपर हो गए, 72 नए एयरपोर्ट सुनिश्चित किए। और इन सब के साथ साथ एक और निर्माण हुआ, महाकाल का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, सोमनाथ, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति हैदराबाद में, तो केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति, और भव्य राम मंदिर उभरता हुआ आज अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। अब आप इसे मानिए तो महज संयोग है और मानिए तो दैव योग है कि राम मंदिर और नई संसद एक ही साथ बन के खड़े हो रहे हैं। संसद पहले, राम मंदिर बाद में। और यह भी एक संयोग मानिए, भगवान राम का रामायण में जब राज्याभिषेक हुआ है तो सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले निषाद राज का सम्मान हुआ था, उनका राज्याभिषेक हुआ था, फिर माता शबरी का सम्मान हुआ था, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था। यानी समाज के हर वो वर्ग जो दबा कुचला पिछड़ा वंचित रह गया, सबका सम्मान तब जाके भगवान राम, वनवासी राम, राजा राम बनकर स्थापित हुए थे। और आप संयोग देखिए कि राम मंदिर का निर्माण और संसद के निर्माण दोनों से पहले रामनाथ कोविंद जी महामहिम राष्ट्रपति रहे और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है उनका राष्ट्रपति बनना। क्योंकि अगर हम ये टॉप के 4-5 पद कहें, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो बड़े पद कहे जाते हैं, या आर्मी चीफ को भी काउंट कर लें, और भारत में यदि आप 4 वर्ग कहें, अगड़ा, पिछड़ा, दलित और माइनॉरिटी, कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे इन चारों पदों में हमारा प्रतिनिधित्व कभी ना कभी न रहा हो। सोचिए समरसता का यह स्वरूप जो नई संसद के साथ भी उभरा और नए भारत के साथ भी उभरा। इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हमसे कहते थे, टीवी डिबेट में बहुत कहते थे, आ गए भाजपा वाले, कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो मैं उनको बताता हूं कि राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी
और उसका निर्माण कोई तारीख नहीं थी, वो काल चक्र की बदलती हुई गति थी। और राम मंदिर वह निर्माण कर रहा था। संक्षेप में आपको 1 मिनट में बता के विषय को समाप्त करता हूं, कैसे वो गति थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो पहला मुकदमा राम मंदिर पर दर्ज हुआ है वो नवंबर 1858 में फैजाबाद के थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 50 निहंग सिख तलवार लेके आ गए हैं, कब्जा कर लिया है और मस्जिद जन्म स्थान पर भी राम राम लिख दिया है। 1857 स्वतंत्र समर। आजादी मिलती है 1947, नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार होता है। 22-23 दिसंबर की रात रामलला प्रकट होते हैं। देखिए, जैसे जैसे भारत बदल रहा वैसे वैसे उसका आंदोलन भी बदल रहा है। 90 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन उभरता है और उसी समय भारत में नया अर्थव्यवस्था का आगाज होता है। विवादित ढांचा भी टूटता है और अर्थव्यवस्था का जर्जर ढांचा भी टूटता है। 2002-3 में एक बार फिर प्रतीकात्मक कार सेवा हुई थी। अगर आपको याद हो, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और पीएम के ओएसडी ने जाकर शिला पूजन कराया था। और 2003 ही वो पहला ईयर है जिसमें हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए, और चाहे सिंबॉलिकली सही 3rd क्वार्टर ऑफ 2003-04 में हम चाइना से भी आगे निकल गए थे। 2010 30 सितंबर को लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा श्री राम जन्मभूमि का है, मतलब श्री राम लला विराजमान का, मतलब उसको मान लेते हैं। और इसी अक्टूबर में बैरक ओबामा भारत की संसद में कहते हैं इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया इज इमर्ज। और 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आता है और उस समय तक केंद्र में दूसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 300 की मेजॉरिटी की सरकार आ चुकी होती है। और जब मंदिर निर्माण बन के खड़ा हो रहा होता है तो उससे पहले देश के हर वासी को घर से लेकर नया संसद तक बन गया होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मंदिर काल चक्र की गति थी, भारत के विकास की नियति के साथ मेल करते हुए चल रहे थे। इसीलिए रामचरितमानस में जो लिखा है वो कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। यानी ये नर नहीं है, ये भूपाल हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, भुवनेश्वर हैं और काल के भी काल हैं। और उसको समझने के लिए उनको वह दृष्टि भी समझनी आवश्यक थी। और एक और रोचक तथ्य आपको बात बता दूं, 9 नवंबर 1989 जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन कार सेवा हुई और गोलियां चली उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। अब इसे संयोग ही मान लीजिए कि 9 नवंबर 2019 जिस दिन जजमेंट आया तो 8 और 9 नवंबर दोनों दिन देवोत्थानी एकादशी थी। हम मानिए तो संयोग है, अन्यथा यह काल चक्र की गति थी। इसलिए अंत में मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आज बदलाव जो देश में आ रहा है, स्वतंत्रता के अमृत काल में जो प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प दिए हैं, वीर सावरकर जी ने अपना पूरा विचार जिसको समर्पित किया था, अभी ये मत सोचिए कि वो स्वतंत्रता का सारा कार्य पूरा हो गया, वह विचार अभी बाकी है, उसको पूरा करने का संकल्प है। हम कह सकते हैं कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान लें हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान लें हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान लें हम। तो हमें यह भार भी समझना है और आत्मविश्वास पूरा रखिए कि आने वाला समय भारत का है, हमारा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर रिपीट किए देता हूं। 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की। 1 जनवरी 1951 को इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की। और 1 जनवरी 2001 को 21वीं सदी का जब पहला सूरज धरती पर उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। और 2001 में ही मोदी जी का राजनीति में पदार्पण हुआ, वो सीएम बने। अगले दशक में स्पष्ट बहुमत के साथ उनकी सरकार। मतलब इसका अर्थ हुआ कि 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये तय मान लीजिए हमें इस देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनाना है 2047 तक, यानी हमें लक्ष्मी जी की कृपा भी चाहिए और इंटेलेक्चुअल पावर हाउस भी बनाना है और सरस्वती जी की कृपा भी चाहिए। और सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों कमल पर ही विराजती हैं। तो सिर्फ हम ये कहते हैं
कि हमने बहुत कुछ पाया है इन 75 वर्षों में, पर बहुत कुछ खोया है, उसका ध्यान रखें। अटल जी की जो पंक्ति थी कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद।